स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी है, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी है और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है, इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी और उत्तराखंड से महेश सैनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? रिद्धि, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास का जो युद्ध है, उस युद्ध को लेकर के तमाम तरह की खबरें जो सामने आ रही हैं। रिद्धि, मैं बताना चाहूंगा कि 11 महीने में पहली बार 10 घंटे तक हड़ताल रही है। 8 शहरों में कामकाज ध्वस्त हुआ है क्योंकि 5 लाख इजरायली सड़कों पर थे। स्कूल बंद थे, अस्पताल बंद थे, मॉल बंद थे और उनकी जो हड़ताल के पीछे मांग थी वो ये थी कि बंधक जो बनाए गए हैं 150 इजरायलियों को जो बंधक बनाया गया उनको रिहा करें और ये जो युद्ध है इस युद्ध पर विराम लगे। आतंकी संगठन हमास द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 150 इजरायलियों की रिहाई और जंग खत्म करने की मांग को लेकर के इजराइल में 10 घंटे की ऐतिहासिक हड़ताल हुई है। जैसा मैंने बताया कि स्कूल भी बंद रहे, कॉलेज, दफ्तर, मॉल, बैंक, अस्पताल, एयरपोर्ट सब कुछ बंद रहा। पूरा कामकाज वहाँ ठप रहा है। हमास के खिलाफ जंग के 11 महीने बाद इस पहली हड़ताल में लगभग 5 लाख इजरायलियों ने हिस्सा लिया। ठीक है। और बताया जा रहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता किया जाए, इस तरह की उन्होंने मांग की है। और इजराइल के 8 प्रमुख शहरों में कामकाज घट रहा है। हड़ताल की व्यवस्थाएं चरमराने पर नेतन्याहू सरकार ने लेबर कोर्ट का रुख किया, जिस पर कोर्ट ने हड़ताल को खत्म करने का आदेश दिया। और गाजा पट्टी के राफा में 6 बंधकों के शव बरामद किए गए थे, उसके बाद यह हड़ताल की गई। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि जिस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता लेकर के इस अभियान की शुरुआत की है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा है। और क्योंकि मैं बता दूं कि 2019 में 7 करोड़ नए सदस्य बनाए गए थे। अभियान की शुरुआत के साथ ही पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के पहले चरण का आगाज भी हो चुका है। पार्टी का 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 28 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में लगभग 18 करोड़ सदस्य जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक है। और ये जो सदस्यता अभियान है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, इसके बाद में और अन्य राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। तो इन चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि सदस्यता अभियान उनका समय समय पर चलता रहता है। कहा जा रहा है कि इस सदस्यता अभियान का चुनाव से संबंध नहीं है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि इन चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है। दूसरी तरफ बात करूं कि मणिपुर में जो स्थिति है, मणिपुर में जो सामने आ रही है कि वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है और सुरक्षा से होने से गांव के लोगों में जो है ऐसा वातावरण वहां पर व्याप्त है। क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा कुकी और समुदाय के लिए अलग प्रशासन की मांग को ठुकराने के बाद में एक बार फिर से वहां से हिंसा भड़क उठी। इम्फाल वेस्ट जिले के कोटरुक गांव में और आसपास की जगहों पर 3 गांवों में जो है हथियारबंद उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिरा करके हमला किया। इसके बाद कोतरुक गांव के सभी 17 परिवार गांव छोड़कर भाग गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जैसे इम्फाल, खुरकुल और टेक्साई नदी की जगह चले गए। वहां बता दूं कि इस हमले के बाद में जो ड्रोन से हमला किया गया है, लोगों में भय का वातावरण वहां पर व्याप्त है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही क्या मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा था कि जब उनसे इस्तीफे की बात कही गई थी कि क्या वो इस्तीफा देंगे, तो उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा क्यों दूं, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है और 6 महीने में यहाँ शांति बहाल हो जाएगी। और उनसे जो मांग की गई थी अलग से प्रशासन की, तो उस प्रशासन को ठुकरा दिया था उन्होंने और उसके बाद में ये हिंसा यहाँ पर भड़की हुई है। ठीक है। दूसरी बात करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जैसा कि बताया कि चुनाव का बिगुल बज चुका और इस बार 24 सीटों का जो मतदान प्रथम चरण में होने वाला है उसमें 219 उम्मीदवार मैदान में है। इसमें 91 उम्मीदवार जो हैं वो निर्दलीय हैं। तो वहां चुनाव को लेकर के जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है
सियासी सरगर्मियां भी तेज हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। दूसरी तरफ बात करूंगा कि भारत के लिए सबसे ऐतिहासिक दिन रहा है, सफल दिन रहा है पैरालंपिक में, क्योंकि पैरालंपिक में 7 मेडल जीते हैं और 2 गोल्ड मेडल सहित 7 मेडल हासिल किए गए हैं। भारत का सबसे सफल दिन माना जा रहा है पैरालंपिक के जेवलिन थ्रोअर में सुमित का रिकॉर्ड है और बैडमिंटन की SL3 कैटेगरी में लगातार दूसरा गोल्ड मिला है। ठीक है। तो भारत के लिए, भारत के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत का सबसे सफल दिन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें पैरालंपिक में जो है 2 स्वर्ण रजत मिले हैं, 3 रजत पदक मिले हैं और 2 कांस्य पदक मिले हैं। तो इस तरह से 7 रजत, क्योंकि पिछले 4 दिन में 7 मेडल जीते थे और अब कल एक ही दिन में 7 पदक जीते हैं। भारत के लिए, भारत के खिलाड़ियों के लिए और सभी के लिए एक अच्छी खबर है। एक आखिरी खबर का जिक्र करना जरूर चाहूंगा रिद्धि में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से देखा जा रहा था कि बुलडोजर को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी, क्योंकि हमने देखा कि बुलडोजर का जो कल्चर है उस कल्चर से कहीं अपराधों पर अंकुश लगाने की कवायद तो की जा रही थी, लेकिन अपराधों पर अंकुश लगाने के बजाय ये भी देखा गया कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर जिक्र जरूर हुआ है कि एक पक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर के जो बात सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चाहे आरोपी हो या दोषी हो, किसी का भी घर नहीं ढहा सकते। दूसरी तरफ ये बात आई कि जो आरोपी होते हैं या जिन पर दोष सिद्ध हो जाता है, उनके जो मकान गिराए जाते हैं, तो ये बताया जाता है कि वो अवैध बना हुआ था, अवैध कब्जा करके बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा है कि यदि वो पहले से अवैध कब्जा बना हुआ है, वहाँ अवैध निर्माण है, तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद या उस परिवार के किसी एक व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध करने के बाद ही वो संज्ञान में क्यों लिया जाता है। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि बता दूं कि जस्टिस KV विश्वनाथन ने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है। हाँ, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं जो सभी राज्यों में लागू होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी देखा गया है कि कमलनाथ सरकार में बुलडोजर चलाए गए हैं, फिर मोहन सरकार में, शिवराज सरकार में भी बुलडोजर का जो कल्चर रहा है, तो उसको लेकर के तमाम तरह की बातें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि बेटे ने आरोप किया है तो पिता का घर नहीं गिराया जा सकता। जी दीदी। बिल्कुल सूरज जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर एक्शन के ऊपर फैसला सुनाया है बिल्कुल सही है और काफी अहम है, क्योंकि देश में ये प्रॉब्लम काफी उभर के आ रही है। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तमाम शहर, जो उनके मुख्यालय हैं, शहर मुख्यालय हैं, गांव कस्बे हैं, एक बड़ा प्रदर्शन है। मौन जुलूस निकाल रही है कांग्रेस तमाम जगह और उसका आरोप है कि राज्य की जो बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार है, उसके 7 माह के कार्यकाल में 600 से ज्यादा महिलाओं पर रेप के मामले दर्ज हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर, महिला अपराधों को लेकर आज कांग्रेस सभी मुख्यालयों में मौन प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था के मामले में फेल साबित हुई है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को चुनौती दी है कि वो आंकड़े को खेल पे ना जाए, बल्कि कांग्रेस अपनी अंदरूनी राजनीति की शिकार है। बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो लोगों को बरगला रही है, झूठी जानकारी दे रही है। उनका तर्क है कि राज्य में संवेदनशीलता बढ़ी है, अब बैरंग नहीं लौटाया जा रहा है किसी को, फरियादियों को, बल्कि थाने में जाके महिलाएं हो चाहे कोई भी पीड़ित हो, वो अगर शिकायत दर्ज करता है तो बाकायदा FIR दर्ज हो रही है और कार्रवाई हो रही है। उसने हवाला दिया है कि कांग्रेस के जो बीते 5 साल रहे हैं, तो इस दौरान थानों में किसी की शिकायतें दर्ज नहीं होती थी, बल्कि सौदेबाजी होती थी, लेकिन उनकी सरकार में कार्रवाई हो रही है। एक दूसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस खेमे से ही है, ऑनर किलिंग का मामला है। दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल एक ऑनर किलिंग के मामले से घिरते जा रहे हैं। एक सिलसिले में 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। ये भाड़े के हमलावर थे और भोपाल और रीवा से ये भिलाई पहुंचे थे और उन्होंने खूबचंद बघेल
कॉलेज के एक प्रोफेसर पर जानलेवा हमला किया था और मारने के बाद जब वो प्रोफेसर कॉलेज से बाहर आए और एक चाय पान के ठेले में रुके थे तो उन पर लगभग आधा दर्जन हमलावरों ने बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा था और उनको मौत के घाट उतारने के लिए वे आए थे और इतना मारा था कि वो मरा समझ के छोड़ के चले गए थे उस प्रोफेसर को। लोगों ने उन्हें बचाया, उस प्रोफेसर को पीड़ित और अस्पताल तक पहुंचाया। इस मामले की जब पड़ताल हुई, दुर्ग पुलिस ने जब इस मामले की पड़ताल की तो रीवा से 3 भाड़े के हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है। अभी करीब करीब 10 संदेही जो हैं उनकी तलाश की जा रही है और इन संदेहियों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपे बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल का नाम सामने आया है कि एक प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने इस प्रोफेसर पर हमला करवाया था और इस डाई डिक्लेरेशन के लिए जिस प्रोफेसर पे हमला किया गया था अब उसकी जान सुरक्षित बताई जा रही है। उसे दिल्ली में एडमिट किया गया था ताकि उसका उच्च स्तरीय इलाज हो सके। प्रोफेसर सुरक्षित तो हैं लेकिन वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन परिवार से जुड़ा हुआ है। फिलहाल जांच के बाद पुलिस को इन राजनीतिक परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल हुए हैं कि उन्होंने उन्हीं के ठिकाने में विट्ठलपुरम जो भिलाई का इलाका है पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र के ये कॉलोनी है, बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार है, यही भाड़े के हत्यारे ठहरे थे और यहीं से रणनीति बनाकर उन्होंने इस प्रोफेसर पर हमला किया था। फिलहाल एसपी ने पूरी जानकारी राज्य सरकार को दी है और इनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री को तलब किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है। आगे क्या मार्गदर्शन सरकार देती है, पुलिस अधीक्षक को क्या निर्देश देती है, ये देखना गौरतलब होगा। ठीक है रिद्धि, एक बड़ी और खबर है कि छत्तीसगढ़ इन दिनों त्योहारों के रंग में डूबा हुआ है और महिलाओं को, जो आधी से ज्यादा आबादी है छत्तीसगढ़ में, महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में ज्यादा है, तो इन्हें एक बड़ी सौगात सरकार ने दी थी। 1,000 रुपए महिला महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को दिए जाते थे, उसकी 7वीं किस्त प्रदान की गई है ये तीज त्योहार के मौके पर ताकि पैसों के लिए किसी की हाथ ना फैलाएं, वो आत्मनिर्भर बन सके। तो राज्य की विष्णुदेव साय सरकार एक नया कार्यक्रम जारी किया, हमारे विष्णु भैया। ठीक है। इसके तहत 70 लाख महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाले गए और इसके अलावा महिलाओं को, जो बीजेपी नेता है या जो सार्वजनिक परिसर है, मुख्यमंत्री के आवास में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, उन्हें महिलाओं को आमंत्रित किया गया, उन्हें जो महिलाओं से श्रृंगार सामग्री प्रदान की गई, हाथों में मेहंदी लगाई गई और बहनों की तरह जैसे उन्हें पूजा जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने महिलाओं से पूजा और आशीर्वाद मांगा ताकि राज्य में समृद्धि हो सके। जी रिद्धि। ठीक है सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। छत्तीसगढ़ में त्योहार का मौसम चल रहा है और प्रदेश सरकार लगातार अपनी महिला वोटर पर फोकस बनाए हुए है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? राजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं उत्तराखंड की ओर रुख करना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो चर्चा का विषय बनी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि मौसम उत्तराखंड का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। कल यदि चमोली की हम बात करें तो नदी नाले मलबे जो गांव हैं उनमें आ गए हैं और जिससे जान बचा करके लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंचे हैं। ये जो घटना है ये चमोली जिले की घटना है और वहां पर बहुत मौसम खराब होने की वजह से लगातार बरसात हो रही है, उस वजह से दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो आपको बता दूं चमोली जिले में ही नाबालिग के साथ जो अश्लील हरकत करने की एक घटना नगर में आई थी, उसमें गोपेश्वर में भी वहां पर आक्रोश हुआ है और बाजार बंद कर दिया गया है। पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ वहां पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि स्वामी दर्शन भारती कल नंदनगर पहुंचे थे, उनके जाने से वहां पर थोड़ा सा माहौल अलग बन गया था और वो लगातार वो जुलूस में शामिल हुए, उससे परेशानी का सामना वहां के स्थानीय लोगों को भी करना पड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ हाईवे जो लगातार 7 दिन तक बंद रहा, वो कल फिर बनवाने की वजह से थोड़ा सा वहां फिर बंद रहा है। बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले जो लगभग 2000 यात्री अभी भी फंसे हुए हैं और लगातार बीआरओ और एसडीआरएफ रास्ता खोलने में लगा हुआ है।
मैं आपको एक और बात बता दूं रिद्धि कि पोखरो जो घोटाला, पोखरो रेंज का एक घोटाला है, वो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, उसमें कल ईडी ने उनसे लगभग 12 घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि लगभग 50 से 60 सवाल उनसे जानकारी की गई और लगातार ये उत्तराखंड की जो सीबीआई है वो भी इस पर भ्रष्टाचार निवारण के तहत जांच कर रही है। अब माना जा रहा है कि इससे संबंधित और जो अधिकारी है, एक नेतागण है, उनसे भी इसमें एक जानकारी लेगी और ईडी उनके यहाँ भी छापा मारेगी। तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जो कल रॉबरी हुई थी, सॉरी परसों जो रॉबरी हुई थी, तो उसमें अब स्थानीय पुलिस के साथ जो एसटीएफ है वो भी इसकी जांच करेगी। जो इससे में दोषी हैं, उन दोषियों के खिलाफ जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं अंशुमान सिंह, उन्होंने कल एक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साथ ही कहा कि एसटीएफ को इसमें लगा दिया गया है और जल्द ही इस पूरी रॉबरी का खुलासा कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये बालाजी ज्वेलर्स के यहाँ ये डकैती पड़ी थी, लगभग 7 करोड़ रुपए के आसपास का आंकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड में जो शिक्षा विभाग है उसमें सीआरपी और बीआरपी दोनों के लिए 955 पदों की भर्ती का जो प्रोग्राम है वो उसको हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब इस पर जल्द ही इन पदों पर भर्ती जल्दी ही निकाल दी जाएगी। तो मैं आपको एक बात और बता दूं रिद्धि कि सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच जो भूस्खलन हुआ था, बारिश वहां ज्यादा अधिकतम होने के कारण से केदारनाथ की जो यात्रा है वो फिलहाल रुक गई है। हेलीकॉप्टर भी कल नहीं उड़ पाए हैं और अभी तक मौसम वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन और लगेंगे वहां का मौसम और बेहतर होने के लिए। तो अभी जो यात्री, जो श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतें और साथ ही एडवाइजरी ये भी जारी है कि किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें और अपने जो वाहन हैं उनको तरीके से वो पहाड़ों में चलाएं ताकि कोई किसी तरह की परेशानी ना आए। अभी केवल पैदल मार्ग ही खुला हुआ है। उस सोनप्रयाग से आगे अभी सुबह ही जो यात्रीगण हैं उन्हें लगभग 400 का जत्था अभी पुलिस ने एडीआरएम ने भेजा है। तो मैं आपको बता दूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कल उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि बोले इस 10 जो वर्ष हैं ये विकास के शिखर पर जाने के लिए, राज्य के विकास और उत्थान के लिए जो सपना यहाँ के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने देखा था, उस आंदोलनकारियों के सपने के अनुसार ही अब उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यूसीसी का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो भारत से अन्य जगह के लिए व्यक्ति हैं उन्हें यहाँ वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और यूसीसी यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके सुदृढ़ बनाने के लिए बात की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मसूरी जो गोलीकांड है इसकी बरसी जो है ये हमारे दिलों में छपी है, इसको लेकर के किसी भी तरह की कोई कोताही राज्य आंदोलनकारियों के साथ नहीं होने दी जाएगी। जो भी भरपूर प्रयास है वो सरकार करेगी। रिद्धि, मैं एक खबर और बता रहा हूं, कल जो सोमवती अमावस्या उस पर हरिद्वार में लगातार लाखों के लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई और अपने पुण्य का कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई स्नान करता है मां गंगे में तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, इसी कड़ी में मैं मध्य प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। राजेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजर टिकी रही? देखिए रिद्धि, जिस तरह से सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सभी विधायकों से जो 100 करोड़ रुपए के जो प्रस्ताव मांगे हैं विकास को लेकर, उस पर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं, रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे, बच्चे स्कूल जा रही हैं या नहीं, बच्चे कुपोषित हैं तो क्यों हैं। अब इन सारे सवालों के जवाब मध्य प्रदेश के विधायक ही तलाशेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार हर विधानसभा में विकास कार्यों पर अगले 4 साल में 100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। विधायकों को विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए कहा गया है। विधायक जो प्राथमिकताएं और विजन तय करेंगे उसी के हिसाब से सरकार ये पैसा खर्च करेगी। इसका हिसाब किताब भी रखेंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है रिद्धि। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि उन्हें इसके बारे में बताया तक नहीं गया है। उनका ये भी आरोप है कि इनके विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। इन आरोपों पर सरकार का कहना है कि कांग्रेस इस मसले पर केवल
राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों को विजन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भेज दिया है, मगर किस दल के विधायकों को भेजा गया है इसे बताने से मुख्यमंत्री कार्यालय के अफसरों ने इनकार किया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। रिद्धि, एक खबर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो 2 तारीख से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान मंगलवार से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 2 बजे प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंत्रियों के साथ भाजपा की सदस्यता रिन्यू कराएंगे। सीएम को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सदस्यता दिलाएंगे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सदानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के अनुसार प्रदेश भर के 41,000 डिजिटल कार्यकर्ता भाजपा की ताकत है। ये सभी मिलकर 64,861 बूथों पर आज से अपनी भूमिका प्रारंभ करेंगे। बूथ सहायक से लेकर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 से 17 तारीख तक नए लोगों को पार्टी में शामिल करेगा। दूसरी तरफ कुल जो एक लक्ष्य रखा गया है 1.5 करोड़ नए सदस्यता भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये कहा था कि जो सबसे अच्छा प्रदर्शन जिस कार्यकर्ता का रहेगा उसको सरकारी पद भी दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अब भाजपा अपनी इस नई मुहिम में जुट गई है। एक खबर मध्य प्रदेश में काफी अहम है, क्योंकि आज जिस तरह से देश विदेश में पांडुरंगा की पहचान गोटमाल मेले के बिना अधूरी है। आस्था और सदियों से चली आ रही इस परंपरा को खूनी खेल के नाम से भी जाना जाता है। ये पत्थरों का खेल पांडुरंगा की जाम नदी की पुलिया पर खेला जाता है। मंगलवार को यानी कि आज ये मेला आयोजित हो रहा है। यही कारण है कि ये मेला पूरी तरीके से न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इसकी पहचान है और चर्चित है। इसमें पांडुरंगा और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं और अपना लहू बहाकर सदियों से चली आ रही गोट की इस परंपरा को कायम रखते हैं। यह गोटमाल मेला प्रति साल पोला त्योहार के दूसरे दिन जाम नदी पर खेला जाएगा। एक खबर जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है कि कांग्रेस से जो नई कार्यकारिणी है उसका लंबे समय से इंतजार है, लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी दिल्ली दौरे पर हैं और पार्टी हाईकमान से उनकी मुलाकात हो चुकी है। और उसके बाद जिस तरह से उनका बयान आया है कि कैसे 7 दिन में जो नई कार्यकारिणी है वो घोषित कर दी जाएगी। हालांकि नए प्रदेश प्रभारी को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है कि क्या जितेंद्र भंवर सिंह जो नए प्रदेश प्रभारी है वो बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे। हालांकि इस सवाल पर जीतू पटवारी ने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है राजेश जी, इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश शर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो चर्चा का विषय बनी रही? मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेट से 3 खबरें हैं। वरिष्ठ आईएएस मोनिका एस गर्ग हैं, उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन की नई अध्यक्ष बनी है और मोनिका एस गर्ग इस समय यूपी कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर तैनात है। मैं बात करूंगा कि जो वो जमीन का पट्टा देने की गड़बड़ी में 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और हरदोई सदर तहसील में 2022 और 23 में 150 बीघे को गलत किया गया था पट्टा। फर्रुखाबाद में एसडीएम न्यायिक स्वाति शुक्ला निलंबित की गई है और एटा की पार्टी को निलंबित प्रशासन ने कर दिया है। शासन ने दोनों एसडीएम को निलंबित कर राजस्व विभाग से अटैच कर दिया और इसके अलावा प्रदेश के आधा दर्जन पीसीएस अफसरों पर भी निलंबन की तलवार लटकी हुई है। वहीं बता दो रिद्धि की पशुपालन घोटाले में आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है कि पशुपालन विभाग का टेंडर दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई थी और आरोपी की 8 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जाएगी। चर्चित घोटाले में पूर्व आईपीएस अरविंद सेन भी आरोपी बताए जा रहे हैं। वहीं चर्चित घोटाले में पूर्व आईपीएस अरविंद सेन भी आरोपी है और हजरतगंज कोतवाली में गिरोह के 20 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ। वहीं रिद्धि में अगली खबर की ओर रुख करूंगा कि सनशाइन बिल्डर पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई। 2 ऑफिस घर समेत निदेशकों के आवासों पर भी एक साथ रेड डाली है और बिल्डर के मालिक हरेंद्र यादव के दफ्तर पर छापेमारी की है। करोड़ों के बिजली फ्रॉड और गबन को लेकर दर्ज एफआईआर और उपभोक्ताओं से बिजली और मेंटेनेंस का करोड़ों रुपए अटके थे। वहीं लेकिन बिजली विभाग में जमा किए गए बिल के रुपए
और एओए ने कराई थी मालिक हरेंद्र समेत 4 पर एफआईआर। ठीक। दफ्तर और घरों में पुलिस दस्तावेज बरामद कर लिए और पुलिस ने सेक्टर 78 का दफ्तर भी सील कर दिया। जी। सेक्टर 113 थाने समेत 2 अन्य थानों ने भी कार्रवाई की है। वहीं मैं अगली खबर को करना चाहूंगा रिद्धि की संपत्ति का पूरा विवरण न देने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 2,45,000 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त 2024 तक संपत्ति का पूरा ब्यौरा नहीं देने पर शासन ने 2,45,000 राज्य कर्मचारियों की अगस्त की सैलरी रोक दी है, जबकि आईएएस और पीसीएस की सैलरी जारी कर दी है, क्योंकि इनकी संपत्ति स्पैरो पोर्टल पर दर्ज की गई और प्रदेश के मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। वहीं प्रदेश में कुल 8,46,640 कर्मचारी हैं, जिसमें से सिर्फ 6,02,075 कर्मचारियों ने ही अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा रिद्धि कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य तो किया था, लेकिन खबर कानपुर से है कि तैनात पुलिस कर्मियों पर इसका कोई असर नहीं और शहर में तैनात लगभग 8700 पुलिस कर्मियों में से 4,000 पुलिस वालों ने अभी तक अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज किया है, जिसके मद्देनजर उनके अगस्त महीने के वेतन को रोकने के लिए अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए गए। वहीं एक खबर और है रिद्धि की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बड़ा बयान आया है। 59,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ। उन्होंने कहा ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और आरक्षण के नियमों की इस भर्ती में अवहेलना हो रही है। यह बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कही थी। ठीक है ज्ञानेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।